हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में और हिंदी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। कहीं ना कहीं हम लोग क्या होता है ना, व्याकरण पढ़ने में बिजी हो जाते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पढ़ने में बिजी हो जाते हैं और इस सब कारण से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। लेकिन आपको पता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनाने होते हैं, इसलिए आइए आज हम यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो कई बार पूछे जा चुके हैं, जो एक तरीके से संभावना है कि आगे भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आज के इस क्लास के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कुल मिला के 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आज हम दे रहे हैं। इन 10 के 10 क्वेश्चंस को आज के इस क्लास में ही आप कोशिश करिए समझ लेने का, याद कर लेने का। ठीक है, और हम आपको डिटेल में समझाएंगे, कोई हड़बड़ गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, एकदम डिटेल से बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगी पूरी क्लास, है ना। बस आपको क्या करना है, एक काम करना है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग, है ना, आज स्टार्टिंग में ही आप सारे लोग क्या करिए, इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए, है ना, स्टार्टिंग में ही, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आप सब लोग बिहार बोर्ड की अच्छे तरीके से तैयारी रोजाना इस चैनल से कर सको। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें अपना हिंदी के 10 जो है 10 जो है VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो हम यहाँ पे सच में VVI यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को देखते हुए इसमें हम 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि देखा जाता है ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो जी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, है ना। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए पहला सवाल, आप सबको एक रिक्वेस्ट है ना, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी मोबाइल को ऐसे देख रहे होंगे, है ना, यानी आपको यहाँ वीडियो चल रहा होगा, आप सब कमेंट ऐसे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका माइंड डाइवर्ट होता है, डिस्टर्ब आप होंगे, ठीक से समझ नहीं पाएंगे। आप मोबाइल को ऐसे कर लीजिए, ठीक है, यानी आप फुल स्क्रीन, यहाँ पे जो ऑप्शन है क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लीजिए और पूरे में अच्छे से वीडियो चलाइए। ठीक है, मतलब फुल स्क्रीन करके आप इस क्लास को देखिए, है ना। तो हम 3 तक गिनते हैं, आप सब लोग, है ना, फुल स्क्रीन कर लेंगे। 1 2 3 कर लिए, चलो आ जाओ शुरुआत करते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन में देखिए, मेरा रिकमेंडेशन है। ठीक है, पहला सवाल से शुरुआत करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना अक्सर आप सब लोग मतलब हो सकता है नहीं बनाए होंगे, लेकिन ये सवाल जानते हो 2024 में पूछे गए थे। ठीक है, ये सवाल क्या है, हेडमास्टर कलीराम ने बालक ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था, है ना। हेडमास्टर कलीराम ने बालक ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था, यानी एक तरीके से यहाँ पे बात हो रही है, ये जो हेडमास्टर है कलीराम, ठीक है, हेडमास्टर जो है कलीराम, यहाँ पे जूठन पाठ की चर्चा होती है, उसमें हेडमास्टर है कलीराम। उस समय ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन पाठ के लेखक जो है वो छोटे थे। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि छोटे थे और वो स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो वहाँ का जो हेडमास्टर था उसका नाम कलीराम था, बहुत बदमाश था, है ना। और वो जो है ना बालक ओम प्रकाश को आदेश देता है ना, क्या आदेश दिया था, है ना, क्या बोला था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को क्या करने के लिए बोला था। तो देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को ये बोला था कि जाओ, है ना, जाओ और शीशम के पेड़ पर चढ़ के उसका जो एक तरीके से क्या करना, पेड़ पर चढ़ना और उसकी जो है टहनियाँ तोड़ लेना और उसका झाड़ू बना लेना, है ना, शीशम का पेड़ का झाड़ू बनता है। ठीक है, तो उसका झाड़ू बना लेना और पूरे स्कूल को ऐसे चमका दो जैसे शीशा चमकता है। ठीक है, ऐसे चमका दो। ठीक है, तो ये आदेश दिया था, उस छोटे से बच्चे से बोला, उतना बड़ा मैदान पूरा ये सब कुछ कमरा वगैरह हर चीज़ साफ करने के लिए। ठीक है, तो ये आदेश दिया था। सोचो कितना बदमाश है ना, ये छोटे से बच्चे ओम प्रकाश, बालक ओम प्रकाश को एक तरीके से ये आदेश देता है। चलो इसको कैसे एग्जाम में लिखना है, देखो, हेडमास्टर कलीराम ने बालक ओम प्रकाश को आदेश दिया कि जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को हेडमास्टर बोलता है कि जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा, है ना, और टहनियाँ तोड़कर झाड़ बना ले, है ना, उसकी शीशम के पेड़ का एक टहनी तोड़ लेना और उसका झाड़ बना लेना, यानी झाड़ू बना लेना। ठीक है, और पत्तों वाली झाड़ बनाना, यानी जिस पत्तों का जो झाड़ू होता है ना वो झाड़ू बनाना। ठीक है, वो झाड़ का मतलब झाड़ू, ठीक है, जो सफाई में यूज होता है ना, तो वो झाड़। ठीक है, और पूरे स्कूल को ऐसे चमका दे जैसे शीशा चमकता है ना, मतलब बोला कि पहले जाओ, वो सामने जो शीशम का पेड़ है उस पर चढ़ जाओ और उसकी टहनियों को तोड़कर पत्ते वाली झाड़ू बना लो और पूरे स्कूल को ऐसे चमका दो जैसे शीशा चमकता है। ठीक है, और फिर आगे बोलता है कलीराम ने, है ना, बोला कि तेरा तो ये खानदानी काम है ना, तेरा तो यह जो है खानदानी काम है। ठीक है, मतलब हेडमास्टर बोलता है कि ओम प्रकाश तुम जाओ पूरे स्कूल झाड़ू लगा, तुम्हारा तो ये खानदानी काम है। ऐसे नहीं बोला, बहुत बिगड़ के बोला, अरे जाओ तुम्हारा तो ये खानदानी काम है, जाओ झाड़ू लगाओ, है ना, ऐसे करके वो बिगड़ता है।
ठीक है, जा फटाफट लग जा काम पर, है ना, हेडमास्टर ये बोला। हेडमास्टर के आदेश पर बालक ओम प्रकाश ने कमरे और बरामदे साफ कर दिए। ठीक है, बेचारा क्या करता ओम प्रकाश, है ना, तो हेडमास्टर के आदेश पर बालक जो ओम प्रकाश जो है कमरे और बरामदे साफ कर दिए, है ना। तभी हेडमास्टर कलीराम खुद चल कर आए, है ना, और बोले इसके बाद मैदान भी साफ कर दे, है ना, तुम कमरे और बरामदे साफ किया है, इसके बाद जाओ और पूरा मैदान भी साफ कर दो, है ना। तो देखो ये जो है हेडमास्टर कलीराम कितना मतलब एक तरीके से शैतान है, कितना एक तरीके से बदमाश है कि एक तरीके से छोटे से बच्चे नन्हे जान से एक तरीके से पूरा कमरा बरामदा सब कुछ साफ करवाया। और अब स्कूल का मैदान कितना बड़ा होता है, अकेले बच्चा से पूरा झाड़ू लगवाएगा, है ना। तो ये आदेश हेडमास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश, बालक ओम प्रकाश को दिया था। ठीक है, तो होप सो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, क्लियर है। आप सब लोग मोबाइल फुल स्क्रीन में देखिए और देखो पूरे अच्छे से समझ में आ गई ना। चलो, ये सवाल 2024 में पूछा गया था। ठीक है, और अब अगर आपसे पूछा जाएगा तो आराम से आप बना सकते हो। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे सारे सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सिलेक्ट करके लाए हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है, प्रातःकाल का नव कैसा था, है ना, प्रातःकाल का नव कैसा था। ठीक है, आप जानते होंगे उषा पाठ, है ना, उषा पाठ जिसको शमशेर बहादुर सिंह लिखे हैं, उसी से यहाँ पे ये सवाल लिया गया है। और ये जो है 2016, 17, 20 और कई बार पूछा गया। हम सारे ईयर्स नहीं निकाल के देखे, लेकिन जितना हम निकाले उस समय पूछा गया था। ठीक है, तो क्या निकालते हम समझे, चलो ठीक है इतना ही लिख देते हैं। ठीक है, लिखना ईयर लिखना क्या, हम यहाँ पे 10 के 10 VVI बोल रहे हैं, तो ये 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो प्रातःकाल का नव कैसा था, मतलब सवेरे सवेरे उषा पाठ में बात किया गया है कि प्रातःकाल का नव कैसा था। ठीक है, बोला गया है कि प्रातःकाल का नव जो है ना नीला शंख के समान था, है ना, वो ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत मनमोहक दृश्य था, है ना। तो उसी सब के यहाँ पे एक तरीके से बात करते हैं। ठीक है, जब प्रातःकाल का नव एक तरीके से जो उषा काल का समय होता है, यानी एक तरीके से जब अंधेरा जा रहा होता है और सूरज आ रहा होता है, सूरज उगने वाला होता है ना, तो उस समय जो होता है कितना अच्छा मतलब वातावरण लगता है, नीला नीला आसमान, ऐसा थोड़ा थोड़ा फिर लालिमा आता है, लगता है लाल केसर कोई शिला पे एक तरीके से रगड़ दिया हो, ऐसा नजर आता है। ठीक है, तो वही सब चीज़ों को कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखना है। देखिए, प्रातःकाल का नव कैसा था, यानी प्रातःकाल का नव, नव मतलब आकाश, आसमान कैसा था, प्रातःकाल मतलब सवेरे सवेरे आसमान कैसा था। तो प्रातःकाल का नव काफी नीला शंख के समान था, मतलब नीला प्रतीत हो रहा था। ठीक है, ऐसा लगता था कि मानो कोई ऐसा चौका हो, यानी चौका यानी चूल्हा हो, है ना, कोई ऐसा चूल्हा हो जिसको राख से लीपा गया हो। पहले जो चूल्हा होता था मिट्टी को, उसको राख से लीपा जाता था, आपको पता होगा, है ना। तो प्रातःकाल का नव नीला शंख के समान था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई चौका हो, कोई चूल्हा हो जिसको राख से लीपा गया हो और अभी अभी ही अभी अभी लीपा गया हो, है ना, और अभी अभी ही लीपा गया हो, मतलब वो गीला गीला सा लग रहा था प्रतीत। ठीक है, अथवा ऐसा लग रहा था कि मानो कोई काली शिला हो, है ना, मतलब काली शिला, शिला लोरी आप जानते होंगे जिसपे मसाला पहले पिसाता था। ठीक है, तो कोई शिला हो जिसपे लाल केसर जो है से धो दिया गया हो, है ना, लाल केसर पीस के उसको धो दिया गया हो, तो फिर उसका जो है ना लालिमा थोड़ा सा नजर आता है। अथवा किसी स्लेट पर, है ना, वो स्लेट जो हम लोग बचपन में लिखा करते थे, काला स्लेट, और उस पर चौक से जो लिखते थे, है ना, चौक बोलो या खरिया, मल दी गई हो, जो है ना स्लेट पे चौक या खरिया जो है मल दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है वातावरण नजदीक प्रतीत होता है, मतलब एक तरीके से देखो नीला भी प्रतीत हो रहा है ना, नीला शंख के समान प्रतीत हो रहा है। ठीक है, उसके बाद चौका ऐसा नजर आ रहा है कि चौका को लीपा गया हो, ना, नीला शंख के समान, है ना, नीला शंख के समान। ठीक है, चौका जैसे लग रहा है लीपा गया हो। ठीक है, और उसके बाद लग रहा है कि शिला पर जो है ना, शिला पर, ठीक है, एक तरीके से लाल केसर, ठीक है, लाल केसर धो दिया गया हो, और एक तरीके से स्लेट पर, काली स्लेट पर, है ना, एक तरीके से क्या हो, चौक, एक तरीके से चौक या खरिया मल दिया गया हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे इससे कंपेयर किया गया है, प्रातःकाल का आसमान कुछ ऐसा नजर आता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो दूसरा नंबर सवाल भी क्लियर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न अपने पास है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों किया। मृगराज किसको कहते हैं, मृगराज कहते हैं शेर को, किसको कहते हैं, शेर को। ठीक है, मृगराज कहते हैं शेर को बोलो या सिंह बोलो को, है ना, ठीक है, दोनों बात बराबर ही है। ठीक है, तो एक तरीके से मृगराज किसको कहते हैं, सिंह को कहते हैं। ठीक है, शेर को कहते हैं। चलो शिवाजी
की तुलना भूषण जी ने, मतलब भूषण जी जो है आपका लिखे हैं ना अपने पास, भूषण जी जो लिखे हैं छप्पई सॉरी कवित पाठ है ना, कवित पाठ जो भूषण जी लिखे हैं, ठीक है, कवित, ठीक है, कवित पाठ जो भूषण जी लिखे हैं उसमें शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है, मृगराज से क्यों किए हैं, ठीक है, मतलब सिंह से क्यों किए हैं, शेर से क्यों किए हैं। मृगराज से इसलिए शिवाजी की तुलना किए हैं कि एक तरीके से हाथी कितना ही बलशाली होता है लेकिन वो मृगराज से हार जाता है, यानी शेर से हार जाता है, ठीक है। ऐसे ही मतलब दुश्मन जो है कितना ही बड़ा क्यों ना हो लेकिन वो जो है शिवाजी से हार जाता है, शिवाजी के सामने टिक नहीं पाता है ना। और उसके बाद यहाँ पे ना बल से ज़्यादा चुस्ती फुर्ती का बात किया गया। जिस प्रकार से शेर में चुस्ती फुर्ती होता है वैसे ही शिवाजी में भी चुस्ती फुर्ती है, इसलिए शिवाजी की तुलना मृगराज से किया गया है, ठीक है। चलिए तो इसको अच्छे से हम लोग लिखते हैं। जिस प्रकार हाथी सिंह से ज्यादा शक्तिशाली भारी भरकम वजनी होते हुए भी सिंह द्वारा आखिरकार मारा जाता है, ठीक है। मतलब हाथी बहुत ही मतलब भारी भरकम शक्तिशाली होता है, बहुत वजनी होता है, वजन क्या होता है, लेकिन फिर भी वो आखिर जो है सिंह के हाथों जो है मारा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारे शिवाजी वही सिंह के समान है, वही शेर के समान है जो हमेशा दुश्मनों को मार गिराते हैं। यहाँ शक्ति का उतना महत्व तो नहीं है कि भाई शेर के पास शक्ति है, हाथी के पास शक्ति है, यानी शिवाजी के पास शक्ति है और दुश्मन के पास कितनी शक्ति है, उसका बात नहीं यहाँ पे किया गया है, ठीक है। जितना कि सिंह की चुस्ती फुर्ती का, जितना कि शेर का चुस्ती फुर्ती का चर्चा किया गया है ना, उसके मस्तिष्क का, उसके दिमाग का, शेर दिमाग से हमला करता है, ठीक है, उसकी चुस्ती फुर्ती के कारण वो किसी भारी भरकम जानवर को भी मार गिराता है, ठीक है। अतः शिवाजी भी इसी चुस्ती फुर्ती से जो है दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए कवि ने शिवराज यानी शिवाजी की तुलना मृगराज से किए हैं, ठीक है। कि मतलब शिवाजी की तुलना भूषण जी ने मृगराज से क्यों किए हैं। जिस प्रकार से हाथी भारी भरकम होते हुए भी सिंह के हाथों मारा जाता है, शेर के हाथों मारा जाता है, उसी प्रकार है ना दुश्मन सेना कितना ही बड़ा हो वो शिवाजी के हाथ है ना, वो शिवाजी के शिवराज के हाथ है ना कहीं मारा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना बल से ज़्यादा एक तरीके से चुस्ती फुर्ती का चर्चा किया गया। शेर बहुत चुस्ती फुर्ती होता है वैसे ही, और उसमें बहुत बुद्धिमत्ता होती है, वो बहुत दिमाग से लड़ता है, ठीक है। ऐसे ही शिवाजी भी हैं, वो दिमाग से लड़ते हैं, उसमें चुस्ती फुर्ती है, इसलिए यहाँ पे भूषण जी ने शिवाजी की तुलना सिंह से किए हैं, है ना, मृगराज से किए हैं। चलिए ये भी हो गया। देखो 3 क्वेश्चन आप सबका कितने अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चन कंप्लीट है, मात्र 7 क्वेश्चन और देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सवाल देखो 2024 में पूछा गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। और यहाँ पे है भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, है ना। भगत सिंह जो है मतलब एक लेख और एक पत्र अपने पास पाठ है, उसमें बात किया गया है भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। मतलब भगत सिंह जी जो हैं, हम लोग भगत सिंह जी को अपना कहीं ना कहीं आदर्श मानते हैं, है ना। भगत सिंह जी की नाम कभी कभी सुनते हैं हम लोग, है ना, तो भाई मतलब एक अंदर से जुनून आता है कि भाई क्या लोग थे कि कुछ कर गुजरे, है ना। इतने कम उम्र मतलब जीवित भी रहे, लेकिन फिर भी इतने ही कम दिन में वो इतना कुछ कर गए कि आज वर्षों तक, दशकों तक, है ना, सालों मतलब इतने वर्ष बीत गए, है ना, फिर भी आज जो है कहीं ना कहीं बात करें तो सारे लोग उनको याद करते हैं, सारे लोग के आदर्श माने जाते हैं। तो भाई भगत सिंह जी हम विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं रखते थे, है ना। तो भाई यहाँ पे चर्चा आज की विद्यार्थियों से नहीं होती है, उस समय की विद्यार्थियों से होती है जब भगत सिंह जी थे और देश एक तरीके से मतलब गुलाम था, अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे। उस समय विद्यार्थियों से क्या उम्मीद रखते थे भगत सिंह जी, ठीक है। हालांकि आज भी थोड़ा बहुत अप्लाई होता है, लेकिन मेनली उस समय की चर्चा होती है कि भगत सिंह विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। भगत सिंह विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षाएं हैं, है ना। भगत सिंह की विद्यार्थियों से बहुत सारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, ठीक है। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीति तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करे, कि विद्यार्थी जो है ना वो राजनीति का ज्ञान प्राप्त करे, है ना, देश की क्या स्थिति है उसका ज्ञान प्राप्त करे, है ना, और उनके सुधार का उपाय सोचे, है ना। मतलब जो भी अगर कुछ देश में दिक्कतें चल रही है तो उस जो भी समस्याएं हैं तो उसके सुधार का उपाय सोचें, ठीक है, उसकी योग्यता पैदा करें। वे देश की सेवा में तन मन धन से जुट जाए और अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे ना हटे, है ना। मतलब भगत सिंह जी विद्यार्थियों से यही चाहते हैं कि आज जो है वो राजनीति में उतरे, देश की समस्याओं को जाने और उसकी समाधान के भी एक तरीके से सोचने का अपने अंदर मतलब योग्यता पैदा करे, है ना। और भगत सिंह जी चाहते हैं विद्यार्थियों से कि विद्यार्थी जो है
आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं विद्यार्थी एक तरीके से आगे देश का बागडोर संभालने वाले हैं, इसलिए राजनीति के बारे में अच्छे से समझे बूझे जाने, ठीक है, और एक तरीके से अपने देश के लिए, है ना, तन मन धन से मतलब एक तरीके से अर्पित कर दे देश को, है ना, और ज़रूरत पड़े तो प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार रहे कि भाई जान भी दे देंगे इस देश के लिए। भगत सिंह जी चाहते हैं कि विद्यार्थी ऐसा हो, है ना, विद्यार्थी से ये अपेक्षा रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं भगत सिंह जी, ठीक है। तो आप सब लोग समझ गए, 4 क्वेश्चन आपका क्लियर। चलिए जी 5वां नंबर सवाल पे बढ़ते हैं, आराम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ नहीं, है ना। आप अभी भूल जाओ अपने आसपास जो भी चल रहा है सब चीज़, है ना, आपका कितना तैयारी हुआ नहीं हुआ है, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या कैसे अगल बगल क्या हो रहा है, सब कुछ भूल जाओ। मोबाइल फुल स्क्रीन करो और प्लीज़ फोकस करो पढ़ाई पे, और इसमें अच्छे से पूरा ये कंसस करो कि अभी हम जो 10-20 मिनट आगे देने वाले हैं, इस 10-20 मिनट में जो भी पढ़ाएंगे ना भैया, वो सब कुछ हम एकदम क्लियर कर लेंगे। ये आप माइंड सेट बना लो और आगे अभी 10-20 मिनट हमारे साथ रहो, ठीक है। चलो सवाल है अपने पास 5वां नंबर, यहाँ पे है 5वां नंबर सवाल, इसमें है हरचरना कौन है ना, हरचरना कौन है उसकी पहचान बताइए, है ना। अधिनायक पाठ में इसकी चर्चा होती है हरचरना की, तो वो हरचरना कौन है। हरचरना वो है, हरचरना एक तरीके से ना आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब आम आदमी की तरह एक मतलब एक तरीके से आम आदमी की तरह दर्शाया गया एक पात्र है हरचरना, ठीक है। उसमें क्या होता है, हरचरना एक फटा सूथना कपड़ा पहने वो राष्ट्रगान में भाग लिया है, ठीक है। वो स्कूल जाने वाला लड़का है, वो एक तरीके से बहुत गरीबी के साथ, अपनी विषम परिस्थिति के साथ किसी भी तरीके से स्कूल जाता है, और ना चाहते हुए भी स्कूल में जो प्रार्थना होता है ना, वहाँ पे प्रार्थना में जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, है ना। तो ये एक तरीके से जो हम लोग को मतलब एक तरीके से वहाँ पे कहीं ना कहीं जो हम लोग गाते हैं, ठीक है। तो उस समय गाते समय ना हरचरना को ये भी नहीं पता है कि क्यों गाया जा रहा है, ये भारत ये जनगण मन अधिनायक जय है ना। ये अधिनायक कौन है जिसकी जय जयकार हो रही है ये जनगण मन में, है ना, जनगण मन अधिनायक जय, ये अधिनायक है कौन, है ना। उसको पता नहीं कि आज इस लोकतांत्रिक देश में जहाँ पे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, देश आज़ाद है अब, है ना, अब कौन अधिनायक है, ठीक है, जिसकी जय जयकार लगाया जा रहा है, तो उसको ये भी नहीं पता है, ठीक है। वो फटा सूथना पहने, फटा कपड़ा पहने, लाइन में लग के अपना वो भी गान कर रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात किया गया है, हरचरना कौन है इसकी पहचान बतलाइए, ठीक है। तो देखिए कविता में हरचरना आम आदमी का प्रतिनिधि है ना, मतलब आम आदमी की तरह इस पात्र को दर्शाया गया है, आम आदमी का प्रतिनिधि है, समझो वो आम आदमी है, ठीक है। हरचरना वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है जो अपनी आर्थिक सामाजिक हालात के विपरीत औपचारिकता बस सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मतलब वो एक गरीब लड़का है, ठीक है। अपनी आर्थिक स्थिति हालात के विपरीत, आर्थिक स्थिति हालात सब खराब है उसका, ठीक है, हरचरना का, लेकिन उसके विपरीत उसके परिणाम स्वरूप भी वो जो है औपचारिकता बस, मतलब ना चाहते हुए, समझो कोई काम कर रहा है ऐसे, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में, जब झंडा वगैरह 15 अगस्त 26 जनवरी इस सबको फहराया जाता है ना, तो उस समय राष्ट्रगान गाया जाता है, ठीक है। तो जब झंडा फहराने और जलसे में जो वह फटा सूथना पहने वही राष्ट्रगान दोहराता है, वो जो है लाइन में खड़ा हुआ और वो फटा सूथना पहने, मतलब फटा हुआ कपड़ा पहने, वो एक तरीके से राष्ट्रगान एक तरीके से क्या करता है, दोहराता है, जिसे यह भी नहीं पता कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी ना जाने किस अधिनायक का गुणगान करना पड़ रहा है कि भाई वो जनगण मन अधिनायक जय है, इसमें अधिनायक कौन है, इस लोकतांत्रिक देश में किस जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि अधिनायक के यहाँ पे गुणगान करना पड़ रहा है, उसको ये भी नहीं पता है। मतलब एक तरीके से वो गरीबी से बुरा हाल है, फिर भी एक तरीके से वो सरकारी स्कूल में औपचारिकता बस पढ़ता है, ठीक है, औपचारिकता बस वो पढ़ाई करता है, ठीक है, फटा सूतना पहने राष्ट्रगान दोहराता है, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन, इसमें है अपने पास अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है ना, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है, बताओ अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है। ये जो है ये लिया गया है अर्धनारीश्वर पाठ से, ठीक है, अर्धनारीश्वर पाठ जिसको रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है। देखिए अर्धनारीश्वर की कल्पना एक तरीके से
शिव और पार्वती को ध्यान में रख के किया गया है, जिस एक ऐसा काल्पनिक एक तरीके से बोल सकते हैं प्रतिमा है जिसका आधा अंग जो है शिव जी का और आधा अंग पार्वती का है, ठीक है। जिसमें आधा अंग में जो है एक तरीके से शिव जी जो धारण करते हैं, ठीक है, जो बागंबर वगैरह पहनते हैं, ठीक है, तो त्रिशूल वगैरह हाथ में रखते हैं, तो वैसा, ठीक है। और एक तरफ आधा हिस्सा में, मतलब आधा हिस्सा हो गया शिव जी का और आधा हिस्सा हो गया पार्वती का, उसमें वो पार्वती जी हैं, है ना, वो सारी जरीदार साड़ी पहने हुई हैं, है ना, और उनके हाथ में जो है मतलब वो जो है बहुत मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं दूसरे हाथों में चूड़ियाँ हैं, ठीक है। जैसे एक हाथ में ये त्रिशूल रखे हैं शंकर जी, शिव जी, और एक हाथ में ये जो है पार्वती जी ये रखे हैं, चूड़ी वगैरह पहने हुए हैं, ठीक है। तो वही सब चीज़ों का यहाँ पे चर्चा होती है, ठीक है, कि मतलब एक तरीके से पुरुष और स्त्री जो होते हैं उसमें एक तरीके से कोई विषमता नहीं होती है, समानता ही है, सबके गुण समान है, ठीक है। वही एक तरीके से शिव और पार्वती के बीच समानता, समन्वय दर्शाने के लिए एक तरीके से इसकी कल्पना की गई होगी, है ना। तो अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, यानी कल्पना किया गया रूप है, जिसका आधा अंग स्त्री और आधा अंग पुरुष का है, ठीक है। एक ही मूर्ति में दो आंखें हैं, ठीक है, एक ही मूर्ति में दो आंखें हैं, ठीक है। एक ही मूर्ति के दो भुजाएं हैं, ठीक है, दो भुजाएं, ठीक है, मतलब सिंपल समझ लो, आधा अंग जो है एक तरीके से पार्वती जी का और आधा अंग जो है शिव जी का, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि एक ही मूर्ति के दो आंखें हैं ना, एक तरफ हो गया पार्वती जी का, एक तरफ हो गया शंकर जी का। एक ही मूर्ति के दो भुजाएं हैं, मतलब हाथ दोनों है, ठीक है। तो एक हाथ में, एक में त्रिशूल उठाए, मतलब मान लो इस साइड त्रिशूल उठाए हुए हैं शंकर जी हैं, ठीक है, दूसरी तरफ हाथों में चूड़ियां पहने, इस साइड चूड़ियां पहने हुए हैं, ठीक है, तो मान लो उस पार्वती जी हैं, ठीक है। एक ही मूर्ति के दो पांव हैं, दो पैर भी हैं, ठीक है, दो पैर भी हैं, एक जरीदार साड़ी, और इस साइड मान लो पार्वती जी हैं जरीदार साड़ी पहने हुए, और दूसरा इस तरफ जो है शिव जी हैं तो बागंबर पहने, बागंबर से ढका हुआ, बागंबर मतलब बाघ का जो छाल होता है, चमड़ा जो होता है उससे जो बनता है, तो बागंबर से ढका हुआ है, ठीक है। यह कल्पना निश्चित ही शिव और शक्ति के बीच, यानी शिव और पार्वती के बीच, यानी पुरुष और स्त्री के बीच समन्वय दिखाने के लिए, यानी समानता दिखाने के लिए की गई होगी, कि एक तरीके से पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, वो दोनों के गुण एक दूसरे के लिए अभिशाप नहीं है, दोनों के गुण एक दूसरे के लिए जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग इसको लिख सकते हैं। होप सो आप सबका ये भी क्लियर हो गया होगा, इस भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 6 क्वेश्चन हो गया, अब अपने पास 4 क्वेश्चन और है जिसको आप अच्छे तरीके से देखोगे। टॉप VVI क्वेश्चन यहाँ पे हम सारा यहाँ पे सिलेक्ट करके दिए हैं। 7वां नंबर सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन? आप जानते होंगे बातचीत पाठ है ना, बातचीत पाठ है ना, बातचीत पाठ जिसको अपने पास बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं, ठीक है, निबंध है ये, ठीक है, ललित निबंध है, और इसी में बात होती है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आप जानिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ना एक बातचीत करने का कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब इसका हिंदी क्या होता है, बातचीत करने का कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने का कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, अपने यहाँ नहीं, यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, जो यूरोप में ज़्यादा प्रचलित है। यूरोप के लोग ना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का बहुत उपयोग करते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में ऐसी बातचीत होती है कि कोई भी बात है उसको एक तरीके से इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि लोगों को अच्छा लगता है। कटु से कटु बात, मतलब कोई करवा से करवा बात को भी इतने प्यार से सहज ढंग से धीरे धीरे शब्दों को जोड़ते हुए प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है और चतुर सियाने अपने बात को भी कह देते हैं, ठीक है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ऐसी कला है जिससे एक तरीके से मतलब बातचीत किया जाता है और सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। इसे सौहृद गोष्ठी भी इसका नाम है, ठीक है, जिसको सुन के ना कानों को अत्यंत सुख मिलता है ना, मन करता है और सुने ऐसा। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, एक बातचीत करने का कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छेड़ जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। मतलब एक तरीके से इतनी चतुराई से कोई बात इसमें बोला जाता है कि मतलब एक तरीके से कानों को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। सौहृद गोष्ठी है ना, सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है, ठीक है। सुहृद गोष्ठी की जो है बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वाले की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान
या कपट कहीं एक बात में प्रकट ना हो, वरन क्रम से रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सियाने अपनी बात को सरस रखते हैं। मतलब एक तरीके से स्वहृदय गोष्ठी में यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में क्या होता है ना कि चतुर सियाने अपनी बात को, मतलब कोई बात ऐसा नहीं करते हैं जिसमें उनकी मतलब एक पंडिताई अभिमान है ना, ऐसा कुछ नजर आए कि भाई लगे कि भाई कैसा बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है ना। मतलब हर एक शब्द को है ना, ऐसे शब्दों को बरकते हुए है ना, मतलब जिससे रसाभास, जिससे एक तरीके से थोड़ा सा खटास पैदा हो जाए है ना बातचीत में, ऐसे शब्दों को बरतते हुए चतुर सियाने बहुत चतुरता से अपनी बात को कह देते हैं। ठीक है, इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने का उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपको आंसर। ठीक है, आप अगर नॉर्मली इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं, छोटा सा उत्तर लिखना चाहते हैं, तो ऐसे लिखना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। यूरोप के लोग बहुत आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का बहुत प्रयोग करते हैं। और इसमें ये भी लिख देना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने का एक उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को ही स्वहृदय गोष्ठी भी नाम है। ठीक है, जिसे सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। ये सब लाइन आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए 8वां नंबर सवाल देखिए। 8वां नंबर सवाल अपने पास है गैंग्रीन क्या है। ठीक है, सवाल है अपने पास गैंग्रीन क्या है। क्या है सवाल? गैंग्रीन क्या है। अब बताओ यहाँ पे गैंग्रीन क्या है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है। गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों के पैरों में कांटा चुभना आम बात है ना। गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है, खतरनाक बीमारी है। ठीक है, पहाड़ियों पर रहने वाले लोग में, पहाड़ में जानते होंगे ऐसे पौधा वगैरह उगता है जिसमें कांटा रहता है। ठीक है, तो पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों के पैरों में कांटा चुभना आम बात है। परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्तियों का पांव जख्म का शक्ल धारण कर लेता है ना। व्यक्तियों अगर कांटा चुभ गया और छोड़ दोगे बहुत दिन तक है ना, तो वहां पे एक तरीके से जख्म बन जाएगा। ठीक है, और जिसका इलाज मात्र पांव का काटना ही है। कभी कभी तो इस रोग से पीड़ित रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, तो देखो गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन जो है एक बीमारी का नाम है जो कांटा के चुभने से होता है। पहाड़ी पर रहने वाले लोगों के लिए क्या होता है ना, कांटा चुभना आम बात है। और कांटा चुभ गया और ज़्यादा लंबे समय तक छोड़ देने के बाद वो जख्म का रूप धारण कर लेता है ना, और उसी जख्म को गैंग्रीन कहते हैं। इसका इलाज यही होता है कि एक तरीके से कभी कभी उस व्यक्ति के पाँव जिस जगह पे काटा गया उस जगह काटना पड़ जाता है, उस अंग को काटना पड़ जाता है। ठीक है, और कभी कभी तो एक तरीके से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसा ये खतरनाक रोग है गैंग्रीन। ठीक है, चलिए ये रोज पाठ में चर्चा किया गया है। महेश्वर जो थे वो गैंग्रीन का इलाज वगैरह भी करते थे, इसकी भी बात इस पाठ में की गई है। ठीक है, महेश्वर जो थे वो गैंग्रीन का इलाज भी करते थे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे, 8 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर। चलो 9वां नंबर सवाल देखें यहाँ पे, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। ठीक है, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। कोई जीवन में विद्रोह करने का स्थान, हाँ सही बात है। आज अगर हम चुप बैठे रह जाएं, कुछ हो रहा है समाज में, कुछ दिक्कतें हैं है ना, सब लोग अपना कंफर्ट जोन में बैठे हैं, अरे रहने दो हम क्या ही करें, जो जैसे लोग कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, सब लोग खुश हम भी खुश है ना, तो जीवन जीवन नहीं है ना। जीवन में जब विद्रोह नहीं है, आप समाज से लड़ नहीं रहे हैं कोई गलत चीज़ों के लिए, जो परंपरा है उसके खिलाफ लड़ नहीं रहे हैं, अगर वो गलत है तो आप मरे हुए हैं। ठीक है, जीवन में विद्रोह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसका उत्तर। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। जीवन में अनुभवों के उच्च शिखर पर विद्रोह का स्थान तय हुआ है ना। जीवन में अनुभवों के उच्च शिखर पर, जब अनुभव बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके सबसे उच्च शिखर पर विद्रोह का स्थान है। ठीक है, कि आपको अगर अनुभव है बहुत अच्छा खासा तो आप विद्रोह करो है ना, बहुत बड़ा स्थान है। अधिकांश व्यक्ति किसी ना किसी रूप में भयभीत रहता है। हर व्यक्ति आज देखोगे किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं वो भयभीत रहता है, डरा रहता है। गहराई से इसकी अद्भुत सौंदर्य क्षमता का जो है मनुष्य तभी एहसास कर पाता है ना, जब डरा रहता है, तो इसके डरा रहता है और एक तरीके से विद्रोह का है ना, विद्रोह अगर कोई व्यक्ति करता है, ठीक है, तो इसके सौंदर्य क्षमता की मनुष्य तभी एहसास कर पाता है जब वो प्रत्येक वस्तु के साथ विद्रोह करता है, जब वो एक तरीके से हर वस्तु का विद्रोह करने के लिए तैयार रहता है, हर बात को विद्रोह करने के लिए तैयार रहता है अगर वो गलत है तो।
संगठित धर्म के खिलाफ, है ना, कोई धर्म है जिसमें गलत कुछ हो रहा है तो उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, परंपरा है कुछ ऐसा तो उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, सड़े हुए समाज के खिलाफ जब कोई विद्रोह करता है तो उसे वास्तविक जीवन की सत्य का साक्षात्कार होता है कि सच में ये जीवन है क्या। ठीक है, विद्रोह से जो है लक्ष्य की प्राप्ति होती है, इससे जो है समस्याग्रस्त जीवन समाधान पा लेती है। जो भी जीवन में जो समस्या है आप अगर विद्रोह करोगे ना तो उसका समाधान मिल जाएगा। ठीक है, अतः जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। आज अगर हम बैठे रह जाएं, है ना, आज अगर लड़े नहीं, आज अगर हमको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है और आज अगर हम बैठे रहे, अपने जीवन में विद्रोह नहीं करें, अपना ये कंफर्ट जोन, मन बोलेगा कि नहीं सो जाओ, है ना, रेस्ट करो, लेकिन जब अगर अपने मन से विद्रोह करेंगे कि नहीं हमको पढ़ना है तो जीवन सफल होगा, है ना। तो जीवन में विद्रोह का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसको लिख के कॉपी में और एक बार दोबारा से पढ़िएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, और इसको अच्छे से पढ़िए। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। कल देखते नहीं या रेशम का कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। आप जानते होंगे उसने कहा था पाठ में इसकी चर्चा हुई थी, जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी जी लिखे थे। इसमें लहना सिंह जो है वो मुख्य पात्र में है। ठीक है, वही यहाँ पे बोलते हैं कि कल देखते नहीं या रेशम का कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। मतलब लहना सिंह जो है ना एक लड़की से बहुत मतलब बोल सकते हो कि प्यार था या फिर जो भी बोलो, है ना, बहुत नज़दीकी था। और मतलब एक तरीके से लहना सिंह ना बार बार पूछता है क्या तेरी कुरमाई हो गई, क्या तेरी कुरमाई हो गई। तो वो लड़की जो है ना एक दिन बोल देती है कि देखते नहीं है रेशम का कढ़ा हुआ सालू, है ना, हाँ हो गई है कुरमाई मेरी, है ना। तो एक तरीके से तब लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई, तो लहना सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया और वो घर के तरफ निकला, है ना। ये सुनते हैं कि भाई वो उसकी शादी किसी और के साथ फिक्स हो गया। लहना सिंह गुस्से में घर की तरफ निकला। ऐसे घर की तरफ निकला ना तो कुत्ते को पत्थर मारा, एक लड़के को मोरी में धकेल दिया यानी नाली में धकेल दिया, है ना। एक सब्जी वाले जो गोभी वाले होते हैं उसमें उसके ठेले पे दूध उड़ेल दिया। ठीक है, उसके बाद एक तरीके से जो नहा के आने वाली जो एक पूजा पाठ करने वाली औरत थी उससे टकरा गया। वो भी बोल दी कि मतलब एक तरीके से अंधा है क्या, है ना, तो अंधे का उपाधि भी इसको मिल गया। तो कुछ ऐसा करते करते उसकी वो घर पहुंचा। तो कुछ ये प्रतिक्रिया लहना सिंह की थी, ये सुनते हैं। ठीक है, कल देखते नहीं है रेशम का कढ़ा हुआ सालू, यह बात सुनते ही लहना को काफी गुस्सा आया। लहना सिंह सबसे पहले गुस्सा गया, साथ ही साथ वह अपने सूद बूद खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय, है ना, अब जब वो उसका सूद बूद खो बैठा वो गुस्सा में आ गया। तब जब वो घर वापस आ रहा था तो आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, है ना। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, है ना, जिसने उसे अंधा कहा। ऐसा करते करते वो कहीं कहीं घर पहुंचा। ठीक है, लहना सिंह। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से 10 हमारे तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दिए हैं। आप जानो कि हम रेगुलर यहाँ पे शाम 7 बजे क्लास लेते हैं और आप सब के लिए लेते हैं कि आप सब बेहतरीन तैयारी करो। आज का ये 10 क्वेश्चन अगर आप सच में पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छा मतलब एक तरीके से लगा होगा, और साथ ही साथ इसमें से निश्चित रूप से कुछ सवाल आपके परीक्षा में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप सब लोग क्या करो, अब आप सब लोग, है ना, जितने भी स्टूडेंट हैं आप सब लोग, है ना, इस क्लास को आप सब लोग लाइक कर लीजिए, है ना, सारे लोग, है ना। और साथ ही साथ नीचे एक तरीके से सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और लाइव के बाद नीचे अच्छे से कमेंट करना है कि आपको ये क्लास सब्जेक्टिव का कैसा लगा। साथ ही साथ आप सब लोग जानते हैं उम्मीद बैच बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स है, वन ऑफ द बेस्ट क्रैश कोर्स है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों के लिए, है ना, जिसमें सिर्फ 2 महीने में तैयारी आप कर सकते हैं अपने बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसलिए आप सब लोग जाइए, एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और वहाँ से उम्मीद बैच नाम का क्रैश कोर्स आया है ना, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट को हम लोग डिटेल से अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको रिवाइज करवा देंगे शॉर्ट्स में, है ना। और या फिर एक तरीके से आप ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हो तो इसमें एक तरीके से PDF नोट्स हम लोग देते हैं। और इस PDF नोट्स में एक तरीके से ऐसा समझो कि 60 to 80% तो आराम से एक तरीके से गेस जो किया हुआ PDF सिर्फ हम आपको देंगे उससे मिल जाएगा। और बाकी जो लाइव क्लासेस वगैरह होगी वो सब करोगे तो रिजल्ट तो ऑब्वियसली टॉपर लिस्ट में आना ही है। ठीक है, तो आप आइए उम्मीद बैच क्रैश कोर्स में और इसमें अच्छे से अपने 2 महीना अगला 2 महीना की तैयारी करिए। और ये बैच जो स्टार्ट हो रही है 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये बैच, इसलिए आप सब लोग जितना जल्दी ज्वाइन कर लो। और अभी जो है रेगुलर, है ना, अभी स्टार्ट हो गया है हिंदी ग्रामर
और इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट है ना, हिंदी और इंग्लिश ये रेगुलर चल रहा है क्लासेस, ठीक है। और आपका 1 नवंबर से जो है अदर सब्जेक्ट भी सारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आज ही ज्वाइन कर लो ताकि ग्रामर का क्लास आज से कर लो और बाकी सारे सब्जेक्ट एक तरीके से 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही होगी, या फिर 1 नवंबर के बाद आप देख रहे हो तो आपका बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो ताकि एक तरीके से जो भी पढ़ाई हो जाए वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप अभी बैच अगर स्टार्ट हो रही है तो आप सब लोग जाइए ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट अगर आपको हो रहा है बैच से संबंधित, कुछ भी जानकारी चाहिए है ना, तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, आपको सारा जानकारी दे दिया जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से हमारा उम्मीद बैच क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, तो आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।